प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा जो टॉपिक चला हुआ है, टॉपिक का नाम है अमेरिका की क्रांति। अमेरिका की क्रांति 1776 ईस्वी में हुई। यहाँ इंग्लैंड का राज्य था। इंग्लैंड के साम्राज्य के अंतर्गत यहाँ 13 बस्तियां बसी हुई थी। ये कहें कि यहाँ 13 राज्य स्थापित थे। इसके बाद आधुनिक काल में अगर आज की बात करें तो अमेरिका के अंदर 50 राज्य हैं। अमेरिका का क्षेत्रफल जो कभी 3,15,000 के आसपास हुआ करता था, आज वो लगभग 36 लाख से अधिक है। अमेरिका की क्रांति विश्व इतिहास की उस समय एक अनोखी क्रांति थी। इसके साथ साथ इस क्रांति की बहुत बड़ी एक विशेषता थी, और विशेषता ये थी, मेरी आवाज आ रही होगी आपको, कि पहली बार औपनिवेशिकवादी शक्तियों को उपनिवेशों ने पराजित कर दिया। उन देशों को पराजित कर दिया जिन देशों को यह माना जाता था कि ये तो अजर और अमर है, इनको कभी पराजित ही नहीं किया जा सकता। ये मन में एक धारणा थी। इस धारणा को अमेरिका के लोगों ने इकट्ठे होकर पलट दिया। हालांकि ठीक है कि 1776 से 1783 के मध्य जो युद्ध हुआ, एक लंबा संघर्ष चला, उस संघर्ष में जो है यूरोप के अलग अलग देशों ने, इसमें चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे स्पेन हो, इन देशों ने जो है साथ दिया। किसका साथ दिया? इन देशों ने अमेरिका का साथ दिया। ये अलग बात है, लेकिन फिर भी एक साम्राज्यवादी शक्ति को पराजित करना, और वो जो है उसको पराजित करके उसको हटा के साम्राज्यवाद के स्थान पर स्वयं को स्वतंत्र घोषित करवा लेना, और उस समय पूरे के पूरे यूरोप में, पूरे के पूरी दुनिया के अंदर या तो बेटा उपनिवेश थे या फिर तानाशाही डिक्टेटरशिप थी। लेकिन डिक्टेटरशिप के स्थान पर एक नई परंपरा को जन्म देना, और नई परंपरा थी लोकतंत्र। लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा स्थापित राज्य। तो एक नई व्यवस्था को जन्म दिया, और इसी व्यवस्था को जो है हम इसकी अमेरिका की क्रांति कहते हैं। अब जो है हमने कल जो टॉपिक किया था, हम जो फ्रांस की क्रांति जो हुई बाद में, उस क्रांति के लिए अमेरिका की क्रांति एक बहुत बड़े कारण के रूप में हमारे सामने आती है। अगला ही टॉपिक हमारा फ्रांस की क्रांति का है। तो इसके हमने जो कारण किए थे, इन कारणों में सबसे पहला था राजनीतिक मतभेद। राजनीतिक मतभेद मैंने आपको बताया था कल कि इनके आपस की मतभेद ये थे कि जो है अमेरिका के लोगों का ये कहना था कि ब्रिटिश संसद जो है हमारे ऊपर नहीं है, वो कानून नहीं बना सकती। हम जो है किसके अंतर्गत है? हम जो डायरेक्ट रूप से सम्राट के अंतर्गत आते हैं, सम्राट के अधीन है। दूसरी तरफ जो है ब्रिटिश संसद का यह मानना था कि जो है ब्रिटिश संसद किसी भी उपनिवेश के लिए, जो इंग्लैंड का उपनिवेश है, उस उपनिवेश के लिए कानून बना सकती है, और उसके द्वारा बनाया गया जो देश में इंग्लैंड में कानून है, वो सभी उपनिवेशों में समान रूप से लागू रहेगा, चाहे टैक्स लगाने की बात हो, चाहे अन्य कोई बात हो। इसी संदर्भ में जो है अमेरिका के नागरिकों ने, अमेरिका के लोगों ने एक बात कही कि जो है प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। इन्होंने कहा कि अगर आपको टैक्स लगाना है, अगर हमें टैक्स देना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए हमें प्रतिनिधित्व देना होगा। अब प्रतिनिधित्व ये इंग्लैंड वाले देंगे नहीं,
तो यहीं से इनका विवाद शुरू हुआ। इसके लिए अनगिनत कारण थे। इनकी दोषपूर्ण शासन पद्धति, मैंने कल ही बताया था आपको कि दोषपूर्ण शासन पद्धति थी। दोषपूर्ण शासन पद्धति से अभिप्राय था 3 प्रकार की व्यवस्थाएं थी। नंबर 1 पे गवर्नर आता था, गवर्नर की कार्यकारिणी आती थी, और कार्यकारिणी के बाद जो तीसरा जो आयाम था, वो आयाम जो था वो था विधानसभा। विधानसभा वो जो है अमेरिका के लोगों की चुनी हुई एक सरकार होती थी। कानून बनाने का अमेरिका के लोगों पर, वो अमेरिका के लोगों के लिए अलग अलग राज्यों के लिए कानून बनाया करती थी अलग अलग बस्तियों के लिए। यहां एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि कानून बनाने की बात तो ये कहते हैं, लेकिन गवर्नर जनरल जो था, गवर्नर जो होता था यहाँ, उसको अधिकार था, वो उसको पावर थी, उसकी जो बॉडी थी, उसकी जो काउंसिल थी, उसको पावर थी कि गवर्नर जो चाहे कानून को पलट सकता था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुआ करती, भारत के संदर्भ में भी ये रही। यहां इनके विवाद का क्वेश्चन, यहीं से इनका धीरे धीरे प्रारंभ हो चुका था। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे जो टॉपिक है वो इसी संदर्भ में है। एक जो है स्वतंत्रता की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि, इसी के अंतर्गत आया था कि स्वतंत्रता की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि इन लोगों के मन में एक भावना बल पकड़ती जा रही थी। 1776 से पहले इन लोगों के मन में एक भावना बिल्कुल भर चुकी थी कि हमें स्वतंत्र होना है, मिलजुल के हमें स्वतंत्र होना है। ये भावना इनके अंदर बिल्कुल दिमाग में जड़ कर चुकी थी। कुछ वातावरण भी ऐसा बना उसमें, और वातावरण क्या बना, एक तो सबसे बड़ा कारण था कि जो अमेरिका और इंग्लैंड की दूरी थी ये लगभग जो 5000 किलोमीटर की है। इतनी दूरी के ऊपर एकदम से डायरेक्ट रूप से जब अमेरिका में विद्रोह हुआ तो इंग्लैंड से सहायता पहुंचनी बहुत मुश्किल थी। दूसरा जो है, यहां मैंने आपको बताया था कि 1603 से 1668 ईस्वी तक इंग्लैंड के अंदर ही उथल पुथल चल रही है। इंग्लैंड के अंदर स्टुअर्ट शासन जो था उसके अंदर ही उथल पुथल है, जिसका प्रतिफल रहा कि यहां जो है इंग्लैंड में निरंकुशता बढ़ी, इंग्लैंड में उथल पुथल हुई, इंग्लैंड में जो है संघर्ष प्रारंभ हुआ, तो वो अमेरिका की तरफ ध्यान नहीं दे पाई फिर जो है अमेरिका के जो उपनिवेश थे, बस्तियां थी, उनमें लोगों की स्थिति दरिद्र थी, जिसके कारण जो है इनका दिनों दिन आर्थिक शोषण हो रहा था, और ये लोग अधिकारों की डिमांड करना प्रारंभ कर दिया इन लोगों ने। उपनिवेशों के प्रति इंग्लैंड के लोगों को कभी लगाव ही नहीं रहा, क्योंकि चाहे भारत के संदर्भ में देख लो या अमेरिका के संदर्भ में देख लो, विश्व के अन्य भागों में देख लो, इंग्लैंड वाले सबसे पहले व्यापारी बन के आते हैं या यूरोप के लोगों कह लो, इंग्लैंड वाले व्यापारी बन के आए, शुरू से आखिर तक वो व्यापारी की भूमिका में रहे। वो कभी भी ना कभी अमेरिका की किसी बस्ती के हुए कि वहां आके बिल्कुल बस गए और उनका बिल्कुल ये मान लिया कि हमारा ही है ये और हमें इंग्लैंड से कोई लेना देना नहीं है। उनका जो मातृ देश था इंग्लैंड, उनका झुकाव केवल अपने मातृ देश की तरफ रहता था। उनका एक ही मानना था कि अधिक से अधिक जो है धन इकट्ठा करके, चाहे वो नैतिक हो चाहे अनैतिक हो, कोई भी साधन हो, जो लूट खसोट मचाई जाए, उस धन को इकट्ठा करो और सारा का सारा धन जो है इंग्लैंड पहुंचा दो। इस भावना से भी अमेरिका के लोगों के मन में एक द्वेष की भावना पैदा हुई, और अमेरिका के अंदर जो एक बहुत बड़ी संख्या के अंदर जो यूरोपियन आए थे, वो कई पीढ़ियों से यहां आए हुए थे। 200 साल से भी अधिक साल समय हो गया यूरोप के लोगों का यहाँ आए, तो इतने में कई पीढ़ियां चेंज होगी। जो प्रारंभिक पीढ़ी हो सकती है जिसका थोड़ा बहुत झुकाव हो इंग्लैंड की तरफ, उनका झुकाव नहीं है, उन लोगों का झुकाव नहीं है।
क्योंकि ये लोग तो जो बिल्कुल जो है 4-5 पीढ़ियों बाद हो गए, इनको क्या पता कि भाई हमारी पीढ़ी कहाँ से आई थी, और आई थी यूरोप से तो आई होगी। इन लोगों ने वर्तमान को देखा, इन लोगों ने इतिहास को नहीं देखा। इतिहास में भी देखा तो एक बात देखी कि हमारे जो बुजुर्ग हुआ करते थे, अमेरिका के जो बुजुर्ग जो कभी इंग्लैंड से आए थे, यूरोप के अन्य भागों से आए थे, उन लोगों का वहां शोषण हुआ करता था। ये लोग मजदूरों के रूप में लाए गए थे, यहाँ सस्ते मजदूरों के रूप में। ये लोग वहां धार्मिक दंगों के कारण वहां से आए थे, इन लोगों को सजाएं दी गई थी, इसलिए ये लोग आए थे। तो इतिहास भी उनको जो ये बात दिखाता है कि जो हमारा जो पूर्वज आए थे वो वहां से जो है यातनाओं के तहत आए थे, और वर्तमान तो बिल्कुल दिखाई दे रहा था यातनाएं हैं। तो इस पृष्ठभूमि में चेंजिंग हुई, और चेंजिंग ये हुई कि यूरोप के लोगों के खिलाफ, या हम कहें कि इंग्लैंड के लोगों के खिलाफ, इन लोगों ने शस्त्र उठाने का निश्चय कर लिया। बौद्धिक जागृति बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने कल यहां तक किया था, बौद्धिक जागृति तक हम आए थे, यहां तक करिए। अमेरिकी उपनिवेशों में कहते हैं कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक व्यापक बौद्धिक चिंतन व्यापक बौद्धिक चिंतन विद्यमान था। लोगों में बुद्धि का प्रचार हो चुका था, लोगों में शिक्षा आ चुकी थी। वे जो है यूरोप की प्रचलित कानून संबंधी, राजनीति संबंधी, अर्थ संबंधी विचारों सिद्धांतों को जान चुके थे। भाई बहुत बड़ी बात है कि ये लोग, इन लोगों ने कैसे जाने? एक तो इन लोगों ने जाना कि जो है इस समय समय पर यूरोप में जाते, इंग्लैंड में जाते, इंग्लैंड का खुला वातावरण देखते। जब इंग्लैंड का इन लोगों के द्वारा खुला वातावरण देखा गया, वहां के कानून देखे गए, वहां के नागरिकों के लिए संसद किस प्रकार कानून बनाती है और उपनिवेशों के लिए किस प्रकार कानून बनाती है, ये बात इन्होंने जो तुलनात्मक अध्ययन किया, तो इनके दिमाग में जो है, इनके माइंड में एक बात घर करने लगी कि यहाँ दोहरी नीति है। इंग्लैंड वाले अपने देश में नीति कुछ अपनाते हैं और अमेरिका के लिए नीति कुछ अपनाते हैं। तो ये संदर्भ जो आया, इन लोगों के मन में जो बुद्धि का विकास हुआ, और इसके साथ साथ कहते हैं कि इन्होंने लॉक की रचनाओं का अध्ययन किया, इन्होंने शेक्सपियर की रचनाओं का अध्ययन किया, इन लोगों ने अन्य जो राइटर थे वहां के उनकी रचनाओं का अध्ययन किया, मार्टिन लूथर की, किंग की रचनाओं का अध्ययन किया, इन्होंने जो है रूसो की रचनाओं का अध्ययन किया। जो बेटा ये इन्होंने रचनाओं का अध्ययन किया, अलग अलग जो लोगों की पुस्तकें पढ़ी, इससे इन्हें बंधन से आजादी की तरफ प्रेरित किया। बंधन से आजादी की तरफ प्रेरित किया। इसी दौरान कहते हैं कि 17वीं शताब्दी से यूरोप उपनिवेशों में, यूरोप के उपनिवेशों में और खासकर अमेरिका के अंदर स्कूल और कॉलेजों की स्थापना हो गई थी। 1636 ईस्वी में हार्वर्ड, ये बेटा नोट कर लेना, ये आपको एक जगह बहुत काम आएंगे, आप इसको यहां तो दोगे, जब पुनर्जागरण काल आए ना, पुनर्जागरण काल आए, पुनर्जागरण काल में आप इसको भी अगर पुट करना चाहो तो कर सकोगे था उठा के। ये हार्वर्ड भाई इतनी डेट में, ये वैसे भी आपको जो है याद के रूप में अच्छी बात है, रखनी चाहिए। हार्वर्ड 1701 ईस्वी में वेल, 1740 में प्रिंसटन, 1764 में ब्राउन, 1769, 1793 वर्जिया में विलियम और मेरी, 1764 में किंग्स फोर्सेज। ये इतने कॉलेज और विश्वविद्यालय खुल गए, यहाँ कॉलेज खुल गए, यहाँ स्कूलों की स्थापना होगी। अब यहाँ स्कूलों की स्थापना हुई, कहते इसके साथ साथ जो ये तो खुले खुले, इसके साथ साथ निजी प्रयासों से जहां अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे, उनके साथ साथ गरीब लोगों के बच्चे भी वहां पढ़ते हैं। शिक्षा जब आई, शिक्षा के साथ बुद्धि का विकास हुआ, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिमाग में मिलने लगी। उसको ये सोचने पे, एक व्यक्ति के जब अपने बारे में सोचने लग गया, उस आसपास के परिवेश के बारे में सोचने लग गया, तो उसके में बुद्धि का विकास हुआ, और बुद्धि का विकास उसे स्वतंत्रता की तरफ ले गया। उसे बेड़िया जो जकड़ा हुआ, रूसो की कहावत है
कि जो है व्यक्ति जो है जन्म से, जब वो जन्म लेता तब से जो बेड़ियों में सर्वत्र जकड़ा रहता है, तो उन्हें ये आभास हुआ कि भाई हम तो जो है परतंत्र हैं, यानी हम जो है स्वतंत्र नहीं हैं, हम गुलाम हैं, तो हमें गुलामी से आज़ादी चाहिए। तो विचारों में इनकी चेंजिंग आई। 18वीं शताब्दी में अमेरिका के अंदर एक बात और भी आई, प्रेस प्रेस आ गई, और दूसरा बेटा मुद्रणालय, ये छापा खाना का बड़ी तेजी से प्रचार हुआ। कहते बड़ी तेजी से यहां पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें छपनी प्रारंभ होगी। अमेरिका प्रथम समाचार पत्र 1704 ईस्वी में जॉन कैम्बल द्वारा संपादित बोस्टन न्यूज लेटर नामक समाचार पत्र अमेरिका के अंदर 1704 ईस्वी में सबसे पहली बार खुल गया। कहते ये पत्र जो था, जो पत्र को छापने वाला जो आदमी था, जिसका माइंड जो था वो बड़ा निर्भीक था, उसके मन में ये बात थी कि हर अच्छी बात को जो है तार्किक वे से जनता के सामने प्रस्तुत किया जाए। 1719 ईस्वी में ब्रैडफर्ड ने अमेरिकन मर्करी, और 1725 ईस्वी में न्यूयॉर्क गजट। इसी प्रकार धीरे धीरे कहते हैं कि यहाँ जो है 1765 ईस्वी तक 25 समाचार पत्र प्रकाशित हुए। इसके साथ साथ यहाँ पत्रिकाएं भी बड़ी तेजी से छापी जानी प्रारंभ होगी, पुस्तकें बड़ी तेजी से छापी जानी प्रारंभ होगी। अब ये थी क्या, इनमें एक थॉमस पेन का जिक्र आता है, जिसने कॉमन सेंस नामक पुस्तक जो छापी, उसने लिखी, उसको पब्लिश करवाया, और कहते बेटा लोगों में स्वतंत्रता की भावना जगाने में इस पुस्तक का बहुत बड़ा रोल है। कहते जनवरी से अप्रैल तक केवल ये 3-4 महीने का जो दौर था, इसमें जो 1,20,000 पुस्तकों की प्रतियां बिक गई। इसमें क्या था, इसमें जो है लोगों के मन में स्वतंत्रता, और उन्होंने इसके लिए इंग्लैंड को दोषी मानते हुए इन लोगों ने एक भावना का प्रचार किया। देखते ही देखते कहते हैं कि इंग्लैंड में जो वातावरण स्वतंत्रता के प्रति था वो अमेरिका में फैल गया, क्योंकि इंग्लैंड में भी 1688 की ग्लोरियस रेवोल्यूशन हो चुकी थी एक प्रकार की, वहां भी स्वतंत्रता की बातें चली, तो अमेरिका में तो और घनी चाल पड़ी। अब अमेरिका में उपनिवेश जो थे 13, वो धीरे धीरे इकट्ठे होने लगे। समाचार पत्रों के मतलब समाचार पत्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने लग गया। तो यहाँ इनमें जो है जोरदार बात हुई, इन्होंने कहा कि स्वतंत्रता चाहिए, समानता चाहिए, और जो है प्रभु सत्ता चाहिए। अब जो इन लोगों ने एक ध्येय बना लिया, और ध्येय था कि जो है हमें अब स्वतंत्रता चाहिए। इसमें कुछ लोगों का जिक्र आता है। एक तो बेटा जॉन एडम्स का जिक्र आता है, जॉन पॉल जे का जिक्र आता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन का जिक्र आता है, थॉमस जेफरसन, ये तकरीबन जो है राइटर थे। इन राइटरों ने अपने भाषणों को, अपनी लेखनी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया, और लोगों में बुद्धि का विकास हुआ। इसके बाद होता सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। यह सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस में उपनिवेशों को प्राप्त करने की एक होड़ थी, बहुत जबरदस्त होड़ मची हुई थी दोनों देशों के अंदर, क्योंकि उस समय तक जर्मनी का एकीकरण नहीं हुआ था। रूस का प्रभाव था लेकिन उतना नहीं था। जो सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी देश का था और उपनिवेशों के मामले में, वो इंग्लैंड का था और फ्रांस का था। दोनों में प्रतिस्पर्धा थी। ये दोनों जो है लगातार जो है संघर्षरत रहते थे। तो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ। सप्तवर्षीय युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के क्वेश्चन के ऊपर हुआ था। 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक सप्तवर्षीय युद्ध हुआ। कहते ये युद्ध भारत में भी लड़ेगा भाई, यूरोप में भी लड़ेगा, अमेरिका में भी लड़ेगा। जहां जहां इनके उपनिवेश थे वहां ये युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध का प्रभाव बड़े इंपोर्टेंट पड़े।
इस युद्ध में फ्रांस पराजित हो गया। सबसे पहले तो युद्ध 7 साल चला। इसका उपनिवेशों को लाभ हुआ। उपनिवेशों को क्या लाभ हुआ? उपनिवेशों को लाभ ये हुआ कि जो है इस युद्ध के दौरान अमेरिका में खासकर, क्योंकि हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका में उद्योग धंधे विकसित हुए, क्योंकि युद्ध चल रहा है यहाँ तो, और वहां अमेरिका फिर भी दूर है। सबसे पहले डायरेक्ट रूप से जहां ये लोग हैं, इंग्लैंड और अमेरिका, यूरोप में भयंकर स्थिति यहाँ थी। भारत में भी थी लेकिन यहाँ ज्यादा थी, अमेरिका में भी थी लेकिन उतनी नहीं थी जितनी यूरोप में थी। तो इससे क्या हुआ? उद्योग धंधे ज्यादा फैले। यूरोप के देश जिन जिन देशों में व्यापार करते थे, अब क्या हुआ, यहां अमेरिका में भाई मजदूरी भी ठीक हुई, यहां जो है जो लोगों में जो अच्छी पैदावार की तरफ भी ध्यान दिया, क्योंकि कृषि क्रांति जब इंग्लैंड में आ गई उस समय तक आ चुकी थी, तो अमेरिका में तो ऑटोमेटिक आनी थी, क्योंकि इनने के उपनिवेश थे, वहां से ज्यादा ज्यादा धन कमाना था। तो लोगों के पास जो है ब्रिटिश उपनिवेशों को इस बात का फायदा हुआ। ब्रिटिश सरकार, अब जब इन पर फायदा होगा घना, युद्ध काल में इतना ध्यान सरकार जो है नहीं दे पाती थी, ये बात क्लियर है। अब युद्ध समाप्त हो गया। अब युद्ध समाप्त हुआ तो अब अमेरिका के ऊपर करों का बोझ लादना चाहती है, अमेरिका के ऊपर करों का भार लादना चाहती है, और यही लादा गया भार जो है अमेरिकी क्रांति का एक बड़ा कारण सिद्ध हुआ। एक फ्रांसीसी खतरे का समाप्त होना, ये बड़ा कारण है भाई, अमेरिका का स्वतंत्र होना और अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष में इंग्लैंड को पराजित करना, यह बहुत बड़ा कारण है। कहते हैं कि जब सप्तवर्षीय युद्ध हुआ ना, सप्तवर्षीय युद्ध होने के बाद कनाडा जो है, जो आजकल कनाडा जिसको हम मिनी इंडिया भी कह सकते हैं, बहुत ज्यादा अपने देश के जो नागरिक गए हुए हैं वहां, और उन्होंने वहां की नागरिकता ले ली, हमारे देश के आदमी गए हुए हैं, और जो बहुत बड़ी संख्या में जो है सरदार भाई गए हुए हैं वहां। कनाडा का भी जो है फ्रांस का उपनिवेश था। सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति के बाद क्या हुआ कि कनाडा के ऊपर इंग्लैंड का अधिकार हो गया। अब इंग्लैंड के ऊपर अधिकार हो गया ना, तो कहते हैं कि जो इसका प्रतिफल हुआ, बदली हुई परिस्थितियों में फ्रांसवासी जो है वो अमेरिका पर अटैक नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि भाई कनाडा एक नजदीक पड़ा था और वही उनका केंद्र था मेन, और केंद्र ही छीन लिया अंग्रेजों ने। तो अमेरिका जो है वो स्वतंत्र हो गया एक प्रकार से। किस बात से? अटैक से। जो उनको आक्रमण का भय था सदा के लिए, वो समाप्त हो गया। अब जब अमेरिका में आक्रमण का भय था, ये इसलिए इंग्लैंड के नजदीक थे, तो यही भय अमेरिकी उपनिवेश जो अमेरिका पर निर्भरता, अमेरिका वाले इंग्लैंड के ऊपर निर्भरता रखते थे, ये कनाडा का भय उनके लिए जो है अमेरिका वासियों के लिए सहायक हुआ। उनको अब लगा कि इंग्लैंड को हटा दो, अब इंग्लैंड को हटा दो, क्योंकि फ्रांस का भय समाप्त हो चुका है। इसके अगले एक काम और भी हुआ। जब कनाडा इसके हाथ से चला गया, फ्रांस के लोगों ने क्या किया? फ्रांस के लोगों ने चाहा कि अब अमेरिका इनका हाथ से चला जा। उन्होंने कोई भी तरीका अपनाया हो। कहते कि लुई 16वां उस टाइम यहां का राजा था फ्रांस का। सरकार ने प्रॉपर एक नीति अपनाई कि जो क्रांतिकारी हैं अमेरिका के, उन क्रांतिकारियों को धन दिया जाए, उन लोगों को हथियार पहुंचाए जाए, उन लोगों को, अमेरिका के नागरिकों को इंग्लैंड के खिलाफ भड़काया जाए। कोई भी काम किया जाए, करना जरूरी है। हमें काम करना, जिस प्रकार से कनाडा हमारे हाथ से गया है, उसी प्रकार से अमेरिका जब इंग्लैंड के हाथ से चला जाएगा तो तभी हमें शांति मिलेगी। इस बात का एक जो है फ्रांस के लोगों के अंदर, फ्रांस के जो शासक के अंदर एक भावना जो है फैल गई। इसी दौरान क्या कहते हैं कि फ्रांसीसी विचारक का कहना ठीक था। इंग्लैंड को शीघ्र इस बात का पश्चाताप होगा कि उसने फ्रांसीसी खतरे की एकाएक रुकावट का अंत कर दिया है, जो
अमेरिकी बस्तियों को इंग्लैंड के अधीन रखने में सहायक सिद्ध हो रही थी। मैं सिंपल क्वेश्चन समझाऊंगा बेटा। एक के बाद थी अमेरिका वाले ने सोचा थे भाई कदे इंग्लैंड वाले हट जा और फ्रांस वाले हमारे पर अटैक कर दे, मारती कब्जा फिर कर ले। अब वो खतरा समाप्त हुआ था इन लोगों ने, और उल्टा एक शक्तिशाली देश का सहयोग मिल गया, फ्रांस का सहयोग मिल गया। अब फ्रांस के साथ साथ जो है दूसरे देश थे ना, चाहे वो जर्मन हो, जर्मन उस टाइम हालांकि जर्मन पूरा जो है एकजुट नहीं था, सार्डिनिया पिडमंट हुआ करता था वहाँ, और यहाँ जो है क्या बोलते हैं इसको, स्पेन, क्योंकि स्पेन से ही ने उपनिवेश छीने थे। इन देशों का सहयोग मिलना प्रारंभ हो गया। एक क्वेश्चन प्रारंभ हुआ, ओहियो तथा मिसिसिपी के प्रदेशों का प्रश्न। सप्तवर्षीय युद्ध के दौरान ओहियो तथा मिसिसिपी प्रदेशों पर इंग्लैंड ने कब्जा कर लिया। युद्ध के बाद अमेरिकी लोग इन क्षेत्रों को अमेरिका में शामिल करना चाहते थे, परंतु इस पर इंग्लैंड ने अधिकार बनाए रखा। इससे जो है दोनों पक्षों के मनमुटाव का कारण बने, क्योंकि देखो वहां आंतरिक स्वतंत्रता तो अमेरिका के लोगों को थी ही, ये चाहते थे कि अमेरिका मिला दो, और ये इंग्लैंड वाले चाहते नहीं थे। बस्तियों के सुरक्षा खर्च की समस्या, अब खर्च ये आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो गया। सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ और वो जीत लिया इंग्लैंड ने। जब इंग्लैंड ने जीत लिया तो इंग्लैंड की माली हालत बिल्कुल खराब होगी, उसके ऊपर आर्थिक बोझ पड़ गया, राजकीय कर्जा अत्यधिक बढ़ गया। दूसरी ओर अब जो है बस्तियों की सुरक्षा के लिए वो चाहता था, बस्ती यानी 13 बस्ती जो है इनकी सुरक्षा के लिए उसने वहां अंध महासागर में एक बड़ी सेना रखना, जल सेना रखना, और उसके साथ एक साइड में थल सेना रखना, ये निश्चय किया। जो उसका खर्चा बहुत ज्यादा था। दो प्रकार के आक्रमण की बात करते हैं, एक तो फ्रांस का या रेड इंडियंस जो वहां के मूल निवासी लोग थे वो अटैक कर सकते थे, उनके बारे में ये खर्चा जो था ये बहुत ज्यादा था। अब इसका जो भार था, इसका भार बस्तियों पर डाल दिया गया। परिणाम जो है भार डालने से अमेरिका के लोग, अमेरिका के बस्तियों के लोग इंग्लैंड के खिलाफ हो गए। अगला कारण बहुत बड़ा है, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण, इंग्लैंड वाले शुरू से लेकर आखिर तक यहां केवल व्यापारी बने रहे। इनका ध्येय अधिक से अधिक धन कमाकर अपनी मातृ देश में ले जाना है, अपनी मातृ देश में ले जाना है, चाहे वो नैतिक हो और चाहे अनैतिक तरीका हो। उपनिवेशों का शोषण करना है केवल, और जो है साथ ही साथ इंग्लैंड के जो उद्योग स्थापित हो रहे हैं, औद्योगिक क्रांति हो चुकी है, उनके लिए कच्चा माल चाहिए, और जो है अमेरिका के जो 13 बस्तियां थी, इन बस्तियों से इन्हें कच्चा माल लेना है। इसके साथ साथ अपना जो तैयार माल है उस माल को खपत करना और अधिक से अधिक धन कमाना है। केवल दो ही काम इनके, इससे आगे इनको कुछ नहीं सूझता कि अमेरिका जो है, अमेरिका जाए भाड़ में, अमेरिका से कोई मतलब नहीं है, केवल इनको धन की लालसा करनी। ब्रिटेन में जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ब्रिटेन में जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है उस जनसंख्या को भी बचाना है, क्योंकि जब उद्योग धंधे स्थापित करेंगे बाद में, या जो है वहां नौकरियां देंगे, अपने लोगों को नौकरी तो देंगे, अमेरिका में दे रखी थी, भारत में दे रखी थी, बाद में कनाडा में भी दे दी, बाद में जो है एशिया महाद्वीप के अन्य देशों के अंदर दे दी, चाहे बर्मा हो चाहे कोई भी हो। अब जो है कहते हैं समय समय पर अपनी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए और अमेरिका के ऊपर जो है शिकंजा कसने के लिए इन्होंने कानून पास किए। कहते पहला नो संचालन कानून। उपनिवेशों की स्थापना के साथ ही ब्रिटेन अपने हितों को पूरा करने के लिए विशेष ध्यान रखता है। अरे भाई ब्रिटेन को रखा है, जिस देश में जिसका उपनिवेश था वो बेटा सारे रखे थे। सबसे पहले इंग्लैंड नौसैनिक रूप से सबसे स्ट्रॉन्ग देश था। कुछ कानून पास किए गए, इसकी कुछ शर्तें थी। सबसे पहले कहते हैं कि ब्रिटिश उपनिवेश अपना व्यापार ब्रिटिश जहाजों के माध्यम से करेंगे।
जो माल लेके जाएंगे ना, वो जो ये हड़त जाएगा, वो सारा माल केवल और केवल ब्रिटिश जहाजों से करेगा। जिस प्रकार आप भारत में सहायक संधि की बात करें कि कोई भी सहायक संधि स्वीकार करने वाला भारतीय राजा अपने यहाँ ब्रिटिश के अलावा किसी यूरोपियन शक्ति को अपने यहाँ नौकरी पे नहीं रखेगा। वही शक्ति देख, सेम आ गया, तुलनात्मक अध्ययन करके देख लो। अगला यहाँ कहते हैं वे अपने लिए सामान की खरीदारी केवल और केवल इंग्लैंड से करेंगे, जो थारा जो मालिक देश है। अगला कहते हैं कि अधिकांश उत्पादों का विक्रय भी मातृ देश को करेगा। मातृ देश देखेगा फिर कट जाएगा, वो इंग्लैंड से करेगा। प्रथम नौसेना कानून 1620 ईस्वी में पास किया गया। इसमें क्या कहा गया, वर्जीनिया के तंबाकू का निर्यात केवल इंग्लैंड से किया जाएगा। बात उड़े आने लग रही है। और केवल जो ब्रिटिश जहाजों से किया जाएगा। 1650 में दूसरा कानून हुआ, दूसरा कानून फिर पास किया गया। 1660 में तीसरा, 1650 में जो कानून पास किया गया, उस कानून के तहत अमेरिकी जहाजों के साथ विदेशी जहाजों द्वारा किए जाने वाले व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका में देखो बेटा, थमने के बात याद रखनी, इसमें सिंपल ही समझने की बात है। नौसेना इसमें भाई इन 3 बातें करी। आप सम्मिलित रूप से कह सकते हैं कि भाई 1620, 1650 और 1660। अगर डेट ना याद रहे छोड़ दियो, कोई बात नहीं। इसमें हम ये कह सकते हैं भाई कानून पास किया। और कानून पास कैसा किया, कानून पास ये किया कि सबसे पहले तो जो उत्पादन होगा, जो सामान की खरीदारी होगी ना, वो खरीदारी केवल ब्रिटेन से होगी। दूसरा, जो बेचोगे वो भी होगी। और माल कितने ले जाओगे, माल जो लेके जाएंगे ना, वो केवल इंग्लैंड के जहाज ले जाएंगे और किसी के जहाज ले जा सकते। अब इसका नुकसान क्या होया भाई, इसका नुकसान ये होया कि अपनी मनमानी कीमत के ऊपर तो ये माल खरीदेंगे कम रेट पे, और जो है मनमाना किराया लेंगे, इनकी जो मर्जी करेंगे। अगर वहां का 200 रुपये किराया लगता हो ना, तो उन्होंने कहेंगे हम तो 250 लेंगे। आप एक बार देख कर देखना, कभी आप गाड़ी कर देखना, बेरा के आड़े पर 2 गाड़ी है या एक गाड़ी है, एक गाड़ी है या इस तरह का कुछ नहीं है। क्या करेगा वो, नुका भाई मैंने यार रोहतक चलना है, रोहतक के लागत तो 1000 रुपये है, भाई मैं तो 1200 लूंगा। मजबूरी है, हमें देने पड़ेंगे। अगर वहीं कंपटीशन हो तो वहां 50 गाड़ी खड़ी है, 20 गाड़ी खड़ी है, एक नुका 1000, हमें पता है कि 1000 नहीं लगते, अगला नुका 800 में चालूंगा, 200 का बेनिफिट हुआ। कहाँ वो 1200 कहाँ होता, इस प्रकार की बात जो यहाँ प्रतिस्पर्धा की बात थी। 1663 ईस्वी में स्टेपल अधिनियम को भी जोड़ दिया गया। इसमें साफ कह दिया गया कि उपनिवेशों पर इंग्लैंड के अलावा किसी अन्य देशों के प्रत्यक्ष खरीदारी पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। कोई भी उपनिवेश किसी अन्य देश से कोई भी माल नहीं खरीदेगा, ना बेचेगा, सारा का सारा इंग्लैंड करेगा जो करेगा। और इंग्लैंड इनसे सस्ता लेगा, उनको महंगा देगा, और जो माल इनको चाहिएगा उसको महंगा देगा। अगला इसमें व्यापारिक और औद्योगिक नियंत्रण। नौसेना अधिनियम पास हो गया। इसमें जो मेन लक्ष्य जो निर्धारित था, वो केवल और केवल इंग्लैंड के हितों को जीवित रखना था, उपनिवेशों के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना था, अधिक से अधिक आर्थिक लाभ कमाना था। इसी दौरान में बोर्ड ऑफ ट्रेड एंड प्लांटेशन का गठन किया गया। ये कहते कि अमेरिका संबंधी मामलों में व्यापक अधिकार दिए, और जो ब्रिटिश सरकार ने उपनिवेश से की जाने वाली वस्तु, सभी वस्तु को सिर्फ इंग्लैंड को किए जाना अनिवार्य कर दिया। केवल सिर्फ क्या था, मछली, अनाज और रम को छोड़कर, बस बाकी जो माल चाहिएगा ना इन्हें भाई। कुल मिला के है ना, इसका रिजल्ट बेटा घूम फिर के हो या तमाकू तमुकू देख ले, जो भी इसमें कई चीजें दे रखी है। रूल वही है कि जो भी काम करेंगे वो अमेरिका के साथ स्थापित किया जाएगा, अमेरिका इंग्लैंड के साथ, इंग्लैंड से आगे नहीं। 1650 ईस्वी में फिर जो है क्या हुआ, जब इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति हुई,
तो अलग अलग कानून बनाए गए। यहां कहा गया कि अमेरिका में कारखाने स्थापित नहीं हो सकते। अमेरिका के अंदर पहला ना तो अर्धनिर्मित हो सकते, पहला कहा 32 में कहा, फिर 1750 में कहा कि यहाँ जो लोहे के कारखाने स्थापित पर पूर्णतः रोक लगा दी। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका को ये कहा गया कि ना तो आप जो है उद्योग स्थापित करोगे यहाँ, ना किसी और तब मार लोगे, ना जहाजों में लोगे, उद्योग स्थापित नहीं करोगे, केवल इंग्लैंड के लिए कच्चे माल के रूप में एक मंडी रहोगे। और इंग्लैंड का जो तैयार माल है, वो माल जो है उस माल को क्या करोगे आप, जो है उस माल को खपत करने का काम करोगे। एक सीरा अधिनियम 1733, इसमें कहते हैं अमेरिकी उपनिवेश वेस्ट इंडीज, फ्रांस और स्पेन से जो फ्रांस और स्पेन का अधिकार था वेस्ट इंडीज पे, यहां क्या कहते हैं कि सीरे, चीनी, स्पिरिट आदि का आयात करते थे। यह अमेरिका व्यापारियों के लिए लाभदायक था। अमेरिका के जो व्यापारी थे उन खातर लाभदायक था उड़ता व्यापार कराने। 1733 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने सीरा अधिनियम पास किया जिसमें 6 पेंस प्रति गैलन के हिसाब से भारी आयात कर लगा दिया। कुल मिलाकर हम कहा भाई कहा कि आयात कर बढ़ा दिया। आयात कर जो है बढ़ा दिया। दूसरा माल देखो, यहां भी यही नीति अपनाई थी, दूसरे देशों से जो माल खरीदा जाता है उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया। और यहां भी भेदभाव, अंग्रेज अगर व्यापारी खरीदते हैं, खरीद के लाओगे आयात करेंगे ना, उस पर टैक्स की मात्रा कम, और जो अमेरिका के खरीदेंगे उसके ऊपर ज्यादा, और इसका अमेरिका व्यापारी को लाभ होता था। परिणाम क्या हुआ, इसका उद्देश्य केवल एक था कि ब्रिटिश हितों को किस प्रकार से ब्रिटिश हितों को संरक्षण दिया जाए। इन कानूनों का जो प्रतिफल ये निकला कि अमेरिका के नागरिक और अमेरिका के व्यापारी इंग्लैंड के विरोध में होने लगे। अब मैं एक बात और भी आपको वो दिखाऊं बेटा, सीधी बात है भाई, व्यापारी यदि महंगा मिलेगा तो नागरिक जो आम आदमी है उसकी के मिलेगा। बाकी इस संदर्भ में हमारा देश फद्दू है। इन लोगों ने जो फिलहाल कर रखा है, इनको माल अगर ठीक भी रेट में मिलता हो तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग फिर भी जो है अब इस महामारी के दौर में भी इन लोगों ने गदर मचा रखा है। इन लोगों ने गदर मचा रखा है। महंगे दाम पर सस्ती चीजों को बेचा जा रहा है, बस लाभ कमाना है। जो कोई हमारा लाभ कमाने लग रहे हैं उसकी तुलना आप इंग्लैंड से कर सकते हैं। बेटा इंग्लैंड वाले भी नुए लाभ कमाओ थी। नैतिक और अनैतिक सभी साधनों से, चाहे कोई मरो तो मरो, इन कोई मतलब नहीं, इनको केवल लाभ चाहिए। जॉर्ज तृतीय तथा उसके मंत्रिमंडल की कठोर नीतियां। कहते जॉर्ज तृतीय इंग्लैंड का सम्राट था। एक बात याद रखिए भाई, ये कई बार क्वेश्चन आता 2 नंबर का, कि जिस समय अमेरिका की क्रांति हुई तो उस समय शासक कौन था? जॉर्ज तृतीय था। बेटा इंग्लैंड की संसद और जॉर्ज तृतीय, इन्होंने दोनों ने मिलके कठोर नीति अपनाई, टैक्स की मात्रा बढ़ाने की और अलग अलग प्रकार के टैक्स लगाने की। इनका केवल एक मात्र लक्ष्य था कि किस प्रकार से इंग्लैंड में ज्यादा से ज्यादा धन लाया जाए। कहते कि 1763 से लेकर 1775 के बीच में जॉर्ज तृतीय तथा उसका मंत्रिमंडल कठोर, मूर्खतापूर्वक, अदूरदर्शी नीतियों ने उपनिवेशों को ब्रिटेन के विरुद्ध बगावत करने पर और शस्त्र उठाने पर मजबूर कर दिया। एक से बढ़कर एक नीति अपनाई गई जिसके तहत जो है अमेरिका के लोगों ने हथियार उठा लिए और सप्तवर्षीय युद्ध तो अमेरिकी क्रांति के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ। सप्तवर्षीय युद्ध का ही प्रतिफल था कि इसके बढ़े हुए जो इंग्लैंड के ऊपर कर्ज बढ़ गया था उसके छुटकारा देने के लिए इन लोगों ने
ज्यादा से ज्यादा कर लगाने की नीति अपनाई। अब क्या उपाय हुए भाई? जो है जॉर्ज ग्रेवेल के आर्थिक उपाय। जॉर्ज ग्रेवेल जो था, इसने क्या कहा? इसने अमेरिका के प्रति और इंग्लैंड के प्रति नीति में फर्क कर दिया। करेंगे इंग्लैंड में टैक्स की मात्रा थोड़ी कम और जो है यहां टैक्स की मात्रा ज्यादा कर दी गई। कहते हैं स्वभाव से गंभीर, परिचित, परिश्रमी ग्रेनविल ने राष्ट्रीय ऋण को कम करना तय किया। उसने क्या किया? यार छोड़ दो ना, सीख के बात है भाई। अमेरिका के प्रति नीति अपनाई गई। इन्होंने अपने उपनिवेशों की सुरक्षा के लिए जो सेना रखी गई उसका सारा भार जो है किस पर रख दिया? ठाक सीधा का सीधा भार जो है अमेरिका पर रख दिया। अमेरिका के ऊपर अनगिनत टैक्स लगा दिए गई। उसके अंदर पहली कड़ी आती है शुगर एक्ट 1764। इस एक्ट में जो है, इस अधिनियम का उद्देश्य वही था कि जो है अधिक से अधिक धन कमाना। दूसरा जो एक्ट था स्टैंप एक्ट, इसका ज्यादा विरोध हुआ था। यहां तो जो है शुगर एक्ट जो है इसका था, लेकिन स्टैंप एक्ट का बहुत ज्यादा विरोध हुआ। संसद में इंग्लैंड की संसद में एक एक्ट पास हुआ जिसे हम स्टाम्प एक्ट कहते हैं। वर्ष 1765 ईस्वी में दोनों सदनों ने बिना किसी विरोध के बड़ी तेजी से इंग्लैंड के हितों को ध्यान में रखते हुए इस एक्ट को पास कर दिया गया। और इसका एकमात्र उद्देश्य था केवल और केवल इंग्लैंड के लिए धन की लूट। यह अमेरिका के ऊपर लागू किया गया था। कहते हैं कि इसके अनुसार समाचार पत्रों, कानूनी एवं व्यापारिक दस्तावेजों पर स्टाम्प का देना अनिवार्य कर दिया गया। हमेशा भारत में तो हमेशा कराया है अंग्रेजों के द्वारा, हमेशा भाई 40 भी रहा टैक्स लेना, ये कहीं हम ना चल जाओ। इसके तहत कहते हैं कि क्या क्या करें। इस एक्ट में 50 धाराएं थी। इसमें सभी कानूनी दस्तावेज, पट्टे, वस्तु सूची, वकालत करने, मदरा बेचने का लाइसेंस, यार से क्या वो आजकल कॉलेज में डिप्लोमे, तासो, समाचार पत्र, पंचांग, तिथि, जन्म तिथि, ये सारे जो हम आधार कार्ड पर सब क्या देने लग रहे हैं, वो टैक्स उस टाइम भी दिया कर दे। ये टैक्स और इसकी डिमांड जो है, इसकी मांग और इसकी टैक्स की मात्रा वो बढ़ा दी गई थी और वो जरूरी थी। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि जो है यहां उपनिवेशों में, बस्तियों में इनका विरोध किया। विरोध हुआ, विद्रोह की आशंका होने लगी। फिर क्या करा? विद्रोह की आशंका होने लगी तो भाई जगह जगह जो है हथियारबंद सैनिक खड़े कर दिए गए। हथियारबंद सैनिक खाली कर दिए गए। जो आदमी विरोध करे उसके ऊपर सख्ती से काम किया जाता। स्टाम्प एक्ट और क्वारंटीन एक्ट, उथल पुथल पैदा हो गई। जो भी आदमी बोल रहा था उसने भीतर रोक ले थे। धीरे धीरे यहां का माहौल में चेंजिंग आने लगी। अमेरिका के लोगों ने इन स्टाम्प एक्टों का बहिष्कार कर दिया। इन लोगों ने क्या किया? स्टाम्पों को सार्वजनिक रूप से जला दिया गया। जिस प्रकार मार्टिन लूथर किंग ने पाप मोचन पत्रों को जलाया था, उसी प्रकार से जो स्टाम्प जो होते थे, स्टाम्प जो कर आप देख, मैं सिंपल लैंग्वेज में, स्टाम्प होते क्या है? आपने जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, आपने इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है, आपने कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट बनाना है, स्टाम्प की दुकान पर जो लिया करो और जाकर तहसील में ले जाकर जो तहसील में मोहर मरवाया करो। चाहे आप जो है मकान का किराया खातर लेते हो, चाहे आप मकान की रजिस्ट्री कराते हो, चाहे किले की रजिस्ट्री कुछ भी कराते हो, सारा वो है। यहां भी यही बात थी। बोस्टन में चीफ जस्टिस टॉम्स हरचिंस के घर को उग्र भीड़ ने तोड़फोड़ कर दिया। अब एक बात होने लगी, जो सरकारी अधिकारी थे ना, उनके घर में भी तोड़फोड़ होने लगी। खुले रूप से इंग्लैंड के लोगों ने क्या करा?
इंग्लैंड के लोगों ने इसको दबाना और अमेरिका के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। दोनों आपस में टकराव की स्थिति होगी। अमेरिकी माल का बहिष्कार कर दिया। अब अमेरिकी माल का बहिष्कार करने का मतलब क्या था भाई? इसका सीधा सीधा असर था कि जो अमेरिका के जो माल था, पैसा मिला तो माल बंद हो गया। इनके कारखानों में बेरोजगारी फैल गई, बेकारी फैल गई, माल को देता नहीं। परिणाम ये हुआ कि जो है 1766 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट को रद्द कर दिया। ये बड़ा कारण है अगले उसके लिए। अब बेटा इसका मतलब ये मानने लगे इंग्लैंड के लोग, अमेरिका के लोग, कि भाई हमने तो जो है जंग जीत ली। आगे आने वाले कानून का इन लोगों के जबरदस्त रूप से, क्योंकि एक कानून इन लोगों के द्वारा रद्द करवा दिया गया। जब एक कानून को रद्द करवा दिया गया तो दूसरे कानूनों को अब रद्द करवाना आसान था, क्योंकि इनको एक तो अपनी शक्ति का पता लग गया, एकजुटता का पता लग गया, अब एकजुट। हाँ, दूसरा इन लोगों को यह पता लग गया कि हम इकट्ठे होकर इंग्लैंड के ऊपर प्रेशर बनाकर इंग्लैंड ये काम करवा सका। अगला है जो एक और आया, रोकिंघम का डिक्लेटरी एक्ट। चाय क्या? हाँ, बड़े मंगाए, हाँ, गाय का बड़े में। रोकिंघम ने स्टाम्प एक्ट को रद्द कर दिया था, परंतु ब्रिटिश सरकार ने दावा नहीं माना। परिणाम विवाद शुरू हो गया। फिर जो बेटा उसके बाद जो टाउनशेड की नीति, ये रोकिंघम मूड का जो डायरेक्टर था, प्रधानमंत्री बना बाद में, टाउनशेड की कर नीति या कर नीति भी आई थी। इन लोगों ने जो है धीरे धीरे जो है टैक्स बढ़ा दी और टैक्स की मात्रा जो धीरे धीरे यहां बढ़ने लगी। अब ये टाउनशेड की कर नीति और सुन लो, ये मेन बात है बस। उसके बाद ये सीधा हम क्रांति के ऊपर पहुंच जाएंगे बस। इसमें कहते हैं कि टाउनशेड वित्त मंत्री था, रोकिंघम प्रधानमंत्री था। रोकिंघम सरकार के पतन हुआ। विलियम पीट ने सरकार बनाई। टाउनशेड इस सरकार का वित्त मंत्री था। उसने अमेरिकी आंतरिक करों का तो विरोध करते थे, परंतु बाहरी कर उन्हें स्वीकार्य थे। यह मानना था कि अमेरिकी जो है ना आंतरिक कर तो विरोध कर रहे हैं, बाहरी कर वो कर रहे हैं। तो क्या हुआ, स्टाम्प एक्ट के कटु अनुभव के लाभ न उठाकर टाउनशेड ने ताबड़तोड़ 3 नए एक्ट पार्लियामेंट में पारित कर दिए। पहला एक्ट 20 जून 1767 ईस्वी में क्या हुआ, शीशे, सिरे, पेंट, चाय और कई वस्तुओं पर जिनका आयात अमेरिका में होता था चुंगी लगाई जाए। इस आय से कर्मचारियों को वेतन दिया जाए। चुंगी लगाई जाए, ये जो जिनकी इंग्लैंड के लोगों ने ये टैक्स लगा दिया, जिनकी अमेरिका में ज्यादा डिमांड थी। दूसरा एक्ट था उपनिवेशों में उत्पादित समस्त वस्तुओं पर चुंगी की वसूली ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त अंग्रेज कमिश्नर द्वारा की जाएगी। तीसरा एक्ट चाय एक्ट 2 जुलाई 1767 में बोस्टन टी पार्टी आएगी। इससे आगे यो इंपोर्टेंट बहुत है, ये अमेरिका की क्रांति के लिए बड़ा कारण था। उस चुंगी को समाप्त कर दिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी अमेरिका को भेजी जाने वाली चाय पर लगाती थी। अब डायरेक्ट रूप से हो गया। इसका प्रतिफल क्या रहा? इसका परिणाम ये हुआ भाई, इंग्लैंड न तो लाभ होने लग गया, लेकिन अब यहां ज्यादा से ज्यादा करों का बोझ, महंगी चीजें मिलना यह प्रारंभ हो गया। परिणाम यह हुआ कि अमेरिका के लिए क्रांति का माहौल तैयार हो गया था। अरे घना लंबा चलेगा लेक्चर, तो 7:30 हो गई। कुछ पल्ला पड़ा भाई थोड़ा बहुत। दूसरी बार ये तो मैंने पूरा डिटेल में मैं भी इसमें किताब में भी देखूंगा कि मैं उसको एक्सप्लेन करूं था। और अगली दफा जो इसको लेक्चर को हम कराएंगे ना,
ये लेक्चर केवल आपका एक उसमें मैं दोबारा फिर कराऊंगा इसको, पहले तो हम ये कर लेते हैं, हम दोबारा कराएंगे ना, एक ही टॉपिक में कंप्लीट, एक ही लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करा देंगे ठाकर।